वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो व्हाट अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कंट्रीज इंडिया, व्हाट अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं हूं गौरव, और क्या आपको पता है कि आज इंडिया और चाइना जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो करीबन 2000 साल पहले एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। ये ताजुब की बात तो है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने जूने पुराने रिश्तों में अचानक से ऐसी दरार आ गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के आज के तारीख में कोई एलाय नहीं है, क्योंकि 2019 पुलवामा अटैक के दौरान इंडिया के खास दोस्त इजराइल ने टेररिज्म से लड़ने के लिए इंडिया को मदद करने का वादा किया। और इंडिया के खास दोस्तों में से एक वो भी आता है जो पूरी दुनिया से कटा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की, जो तो पूरी दुनिया से दुश्मनी पालता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक ट्वीट पे उसने इंडिया को अपना एलाय बनाने की बात कह दी। पर क्या वाकई में अपने दुश्मन चाइना का जिगरी नॉर्थ कोरिया इंडिया का दोस्त बन सकता है? और क्या असल में कोई भी देश इंडिया का दोस्त है, या वो सब बस दोस्ती की आड़ में अपना फायदा निकाल रहे हैं? आइए जानते हैं ना टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट डू अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया। जो चाइना खुद को इंडिया से बड़ा मानता है, उसने 1938 में वर्ल्ड वॉर के नुकसान से जूझते हुए इंडिया से ही मदद की गुहार लगाई। तब इंडियन लीडर्स ने ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया, और जब पूरे इंडिया में एक आना यूज करते थे, उस वक्त इंडिया ने चाइना को पूरे 22,000 रुपयों का फंड दिया था। साथ ही एक एम्बुलेंस और 5 डॉक्टर्स की टीम को चाइना भेजा था, जिसने उनके 2000 साल पुराने रिश्ते को उतना ही मजबूत रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 साल पुराना रिश्ता कैसा रिश्ता है? वेल, तभी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और मशहूर सिल्क रूट इंडिया और चाइना से होकर ही गुजरता, जिस वजह से दोनों देशों का आपस में काफी ट्रेड होता। और इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए 2004 में इंडिया चाइना ने 7,000 करोड़ का ट्रेड कर खुद का ही बेंचमार्क तोड़ दिया था, जिसके बाद इस प्रॉफिट को और बढ़ाने 2005 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी साइन किया। अब यहाँ तक तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन अचानक 2017 में इनकी इस दोस्ती में दरार आने लगी, क्योंकि 2017 में जब चाइना सड़क बनाने के बहाने जबरदस्ती भूटान के डोकलाम बॉर्डर पर घुस गया था, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जूनिपर चलाया, जिस वजह से चाइना को मजबूर होकर अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। और उसी वक्त चाइना के करंट अफेयर कमेंटर ने ये कहा कि इंडिया को इग्नोर और अंडर एस्टिमेट करके चाइना ने बड़ी गलती कर दी है। ठीक ऐसा ही एक स्टेटमेंट उसके फॉरेन एनालिस्ट ने भी उसी साल इंडिया के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीशन के बाद भी दिया था। हालांकि दोनों देशों के संबंध ज्यादा खराब तब हुए जब कोविड-19 के वक्त गैलवान वैली पे इनके बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सभी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। और बैन का जवाब देते हुए चाइना ने अपने यहाँ सभी इंडियन मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इससे पहले भी चाइना ने कभी इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा हो गया तो उसे 2 चीजों का नुकसान होगा। पहला, उसका वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल छीन लिया जाएगा, क्योंकि उसके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से अब एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक करके इंडिया में शिफ्ट होने लगी। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और FICCI के एस्टिमेशन के हिसाब से फिस्कल ईयर 2021-2022 में इंडिया की GDP 9.1% पे ग्रो होगी, जो कुछ ही सालों में कभी भी चाइना को पीछे छोड़ सकता है, जिसका बदला वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर, यानी जब जब इंडिया UN का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश करता है, तब चाइना हरदम उसके अगेंस्ट वोट डाल देता है। वो हमेशा बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू रखता है ताकि इंडिया उलझा रहे और उसकी ग्रोथ ना हो। अब फ्रेंड्स, डू यू नो, दिस इज द मोमेंट आई हैव बीन वेटिंग फॉर। 2020 फिर से शुरू होगा और मेन गेम्स खेले जाएंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और द चैंपियन इज ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स है फुटबॉल में, जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हो, और आपकी फेवरेट टीम जीतने पर अब रियल कैश भी जीत सकते हो। 1x बुकमेकर, द मोस्ट रिलायबल बुकमेकर ऐप, जहां पर आप मैच प्रेडिक्शंस कर सकते हो और अपनी बुकिंग्स पर कैश जीत सकते हो। यहाँ पर आप मैच के रिजल्ट्स भी देख सकते हो रियल टाइम
में गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन और यहाँ के विन्स काफी बड़े अमाउंट में होते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स में से जो भी रजिस्टर करेगा उसे $100 मिलेंगे फर्स्ट डिपॉजिट पर, और आप जितना भी पैसा जीतोगे आप उसे विड्रॉ कर सकते हो थ्रू पेटीएम, बैंक अकाउंट और एनी अदर मेथड। काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, और अगर आप भी स्पोर्ट्स फैनाटिक हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको क्रिकेट या फुटबॉल पसंद है तो बुकिंग सिर्फ 1xBet पर ही करो। फाइंड द लिंक एंड प्रोमो कोड इन द डिस्क्रिप्शन एंड शो दैट यू आर अ ट्रू स्पोर्ट्स फैन। नंबर 2, यूके, जहां कभी अंग्रेज अत्याचार करके इंडिया से पैसे चुरा कर ले जाया करते थे, वहीं आज की तारीख में यानी 2019 में सिर्फ इंडियन कंपनीज ने ही यूके को 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करके दिया, जिसके कारण यूके की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिली है। और आज इंडिया यूके का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए तो पीएम मोदी खुद यूके गए थे, लेकिन कितना भी हो जाए हम इतिहास को पूरी तरह से मिटा नहीं ना सकते हैं। और इसीलिए तो आज इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ यूके की आंख का कांटा बनी, क्योंकि 2019 में नॉमिनल जीडीपी के मामले में इंडिया की इकोनॉमी फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूके की लेबर पार्टी हरदम इंडियन मैटर्स में पड़ते रहती है और इंडिया को क्रिटिसाइज करती रहती है, जबकि दुनिया के सामने वो इंडिया की काफी तारीफ करेगी। जो दोगलापन यही दर्शाता है कि यूके के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। पर यूके के दोगले स्वभाव का कारण है उसका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जिस देश पर उसने 200 साल से भी ज्यादा राज किया, वो बस 70 सालों में उससे इतना आगे कैसे निकल सकता, कैसे निकल गया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का सबूत 2016 का ये सर्वे रिपोर्ट बताता है, जिसके मुताबिक 43% यूके सिटीजन्स को आज भी यही लगता है कि उनका कॉलोनियल कल्चर यानी दूसरे देशों पर राज करना सही था, और ये उनके लिए गर्व की बात थी। और अगर उनकी आइडियोलॉजी कॉलोनियलिज्म ही है तो क्यों दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक देश बनने का ढोंग करते हैं? उनका दूसरा ढोंग तो ये भी है कि खुद को इंडिया का एलाय बताने के बाद भी यूके इंडिया से भागे हुए सभी बड़े बड़े स्कैमर्स को पनाह देता है, और जब इंडिया स्कैमर्स को लौटा देने के लिए कहता है तब चोरों के लिए ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर वो अपील डिनाई कर दी जाती है। लेकिन बात तो कुछ ऐसी है ना कि यूएस के मांगने पर क्यों अमेरिकन क्रिमिनल्स को तुरंत हैंडओवर कर देता है, पर यूके ये सब खुलेआम नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसके लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ इंडियन कंपनीज की वजह से ही मिल रहा है, और सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यूके के रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस ही होते हैं। और ऐसे में यूके दोगलापन दिखाने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता। इट्स अ गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट। नंबर 3, इजराइल। इस स्टेटमेंट ने खुद ही ये बयान कर दिया है कि इजराइल इंडिया के कितने करीब है, क्योंकि आमतौर पे जहां सारे वर्ल्ड लीडर्स न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, वहीं इजराइल के पीएम ने ही इंडिया को अपना खास दोस्त बताया, और साथ ही पुलवामा अटैक्स के बाद उन्होंने डंके की चोट पर इंडिया का साथ देने की बात की। वैसे तो आज इन दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों के बीच के संबंध काफी पुराने हैं। दरअसल जब पूरी दुनिया में ज्यूज को पर्सिक्यूट किया जा रहा था, तब इंडिया ही एक ऐसा देश था जिसने इजराइल के ज्यूइश लोगों को पनाह दी थी, जिसके बाद इजराइल और इंडिया के बीच सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं बल्कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सही। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, इंडिया भी उसे अपना खास दोस्त मानता है। तभी तो एक न्यूट्रल देश होने के बावजूद जब 2014 में इजराइल और हमास के बीच टेंशन चल रही थी, तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि इंडिया भले ही पैलेस्टीन को लेकर अपने पॉलिसीज चेंज ना करे, लेकिन इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखे, क्योंकि इनके इसी रिलेशन ने 10 सालों में दोनों देशों के बीच 66,000 करोड़ मिलिट्री इक्विपमेंट का बिजनेस करवाया था। और हाल फिलहाल में दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की एरियाज में भी शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं। नंबर 4, यूएस की बात करें भाई लोग, तो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय यूएस कहा जाता है, क्योंकि 2019 में दोनों के बीच का ट्रेड तो करीबन 6.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन हमारी बॉलीवुड फिल्में भी उनके लिए पैसे कमाने का एक मेन स्ट्रीम बन चुकी है। लिटरली वहाँ फिल्मों के रिलीज के पहले हफ्ते में ही सेल्स 50 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन यूएस भी शायद इंडिया का एलाय बनने का सिर्फ ढोंग करता है। And the United States has never been stronger, has never been better. क्योंकि 2020 में जब इंडिया में लोग कोविड से बुरी तरह से जूझ रहे थे, तब इंडिया खुद वैक्सीन तो बना ही रही थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स यूएस से आ रहे थे उन्होंने उसका एक्सपोर्ट तक रोक दिया।
यूएस के अच्छा। एलाय बनने का ढोंग का दूसरा एग्जाम्पल है 1971 की इंडो पाकिस्तान जंग, जहां रशिया इंडिया को मिलिट्री और पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा था। वहीं यूएस ने उस वक्त के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को अपने टास्क फोर्स 74 के साथ बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा, जिसमें 25 असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स, 200 मरीन ऑफिसर्स, 3 मिसाइल्स और ये सब कुछ था। अगर करंट सिनेरियो भी देखें तो 2019-2020 तक यूएस ही पाकिस्तान का टॉप डोनर था। तो अब सवाल ये है कि इंडिया के खिलाफ इस डुअलिटी से यूएस का आखिर क्या फायदा होता है? वेल, उसका फायदा तो बिल्कुल ऑब्वियस है, पैसा। क्योंकि यूएस के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड इंडियन स्टूडेंट से हर साल यूएस की इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ रुपयों का प्रॉफिट होता है। और उसका दूसरा फायदा है चाइना से जीत, क्योंकि यूएस ये अच्छे से जानता है कि फिलहाल उसे ग्लोबल लेवल पे कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है। सही, चाइना के खिलाफ वो इंडिया से हाथ मिला है, ओके, यूज कर रहा है इंडिया को एक कोई तरीके आपने बोला था दुश्मन का दुश्मन दुश्मन अपना। का जब दुश्मन सोवियत दोस्त। यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और उस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को हराने के लिए यूएस ने अफगानिस्तान का साथ दिया था। इन शॉर्ट, यूएस की पॉलिसी ही है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और इससे आप दोस्त मैं के कितनी घर पे talented अक्सर हूँ। आना जाना बोला भी कर मैंने। सकते हो ना, और नजर रख सकते हो कि पड़ोसियों की तबीयत पानी कैसी है। नंबर 5, पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स ही नहीं बल्कि लोग भी शायद एक दूसरे को नेगेटिवली देखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ वो एक सर्वे के अनुसार 71% पाकिस्तानीज इंडिया को एक सीरियस थ्रेट समझते हैं। भाई, थ्रेट किस बात का? इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ रहा है या इंडिया टेररिस्ट को भेज रहा है दुनिया भर में? और क्यों ना समझेंगे? वेल, समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब उनकी स्कूल की किताबें ही उन्हें ये सब कुछ झूठा पढ़ाती है बचपन से, जैसे कि इंडिया पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था एंड नॉट द अदर वे अराउंड, या ये कि इंडिया में सूफी संतों ने इस्लाम को मुगल्स के आने से पहले ही फैलाने की शुरुआत की, जबकि उनके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं। और सच तो यह है कि सूफी संत कभी किसी को कन्वर्ट कराने में मानते ही नहीं थे। खैर, ये तो पाकिस्तानियों की सोच की बस एक झलक थी, पर वो इंडिया के बारे में और क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या मन घड़त कहानियां बनाते हैं, ये डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पूरी वीडियो में ये बयां किया है कि व्हाट डू पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडियंस विद प्रूफ्स। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के जन्मदिन पर मोदी जी ने विश करते हुए किम जोंग उन को अपना गुड फ्रेंड बताया, जिससे ये साबित होता है कि दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। और इसीलिए तो आज नॉर्थ कोरिया में इंडियन एम्बेसी है और इंडिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी है। लेकिन हमारे और उनके रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया का लीडिंग ट्रेड पार्टनर इंडिया ही है, जिसने 2013 में कंट्री के एक्सपोर्ट में 400 करोड़ रुपयों का कंट्रीब्यूशन किया था। यही नहीं, ट्यूबरक्यूलोसिस से निपटने के लिए WHO की रिक्वेस्ट पे इंडिया ने 7 करोड़ की एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस मेडिसिन वहां पर भेजी। और शायद नॉर्थ कोरिया चाइना का बेस्ट फ्रेंड है। आमतौर पे चुप रहने वाले किम जोंग उन ने पीएम मोदी के ट्वीट को एक्नॉलेज भी किया और इंडिया को एलाय बनाने जैसी इंपॉर्टेंट बात भी की। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया पे इंडिया सही में भरोसा कर सकता है? बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया का बेस्ट फ्रेंड चाइना है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। सो व्हाट डू यू थिंक, कैन नॉर्थ कोरिया बी ट्रस्टेड? और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपने फायदे के बिना कभी मदद भी कर सकती है कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो यूएस भी कहने के लिए इंडिया का एलाय है, लेकिन उसकी करतूतें तो कुछ और ही बयां करती है। और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल जरूरत इंडिया से जुड़े हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इंडिया से अपना रिश्ता बनाती और बिगाड़ती है? और क्या इंडिया इसमें कुछ अलग करता है, या हम भी उन्हीं देशों में से एक है जो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट का खिलाफ? हो सकता है इन दूसरे देशों में इंडिया के बारे में भी एग्जैक्टली यही बातें बोली जा रही है। वेल, आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो। जनाब, ये था दूसरे कंट्रीज का रवैया इंडिया के साथ। चेहरा, इनके ऊपर से तो सारे दोस्त बने हुए, बिल्कुल अपने मफाद के तहत, अपने प्रॉफिट के तहत, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा है कोई भी मतलब एक जेन्युइन या एक ट्रू इंटेंशंस नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वाकई दुनिया की एक पॉलिसी है सबकी, सबकी एक आम इंसान भी ऐसे ही चल रहा है। सबकी पॉलिसी है कि इंसान अपने मफादात को देखता है, अपने इंटरेस्ट को देखता है, और वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन है दुनिया के, लेकिन वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। सर, अच्छा इंडिया का ना, अब मुझे लगता है इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर
हर मुल्क के साथ कोई ना कोई मतलब उनकी इकोनॉमी में, उनके मतलब ट्रेड्स में बहुत बड़ा हाथ है। होता ये क्या है कि देखिए, जब एक कंट्री जो है वो इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसकी जीडीपी, उसकी जो मतलब एक स्पीड है, तो उसकी वजह से अच्छा बहुत सी चीज़ें बना भी रहा है, ठीक है। आईटी से रिलेटेड भी इंडिया के मतलब एक चीज़ें हैं या डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को इंडिया के साथ जुड़ना पड़ रहा है, कुछ भी ना चाहते हुए भी, कुछ भी करके। यानी इंडिया जो है इस वक्त हमने काफ़ी वीडियोस देखी, मतलब इंडिया उस कंडीशन पे है अब, मैं कहूँगी एक इंडिया का उरूज है कि अगर जो जुड़ रहा है इंडिया से वो फ़ायदे में है, और जो इंडिया से मतलब मुदाखलत कर रहा है और मुखालफत कर रहा है इंडिया की, या इंडिया को बुरा कह रहा है, तो वो मुझे लग रहा है उसने घाटे का सौदा करा, वो नुकसान ही नुकसान में है। क्योंकि इंडिया एक, वो कहते हैं ना समंदर का एक मगरमच्छ, उससे नहीं कर सकते आप डील। तो ये वाली हैसियत अब हो गई है इंडिया की। और जैसे कि उन्होंने वीडियो में भी कहा कि चाइना को सबसे ज़्यादा जो खतरा और धड़का है वो इस बात का है कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने वाला है आने वाले वक्तों में। और वाकई हम देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस में कि बस कुछ ही साल लगेंगे कि चाइना को बीट करके इंडिया, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं, जो बेसिकली पहले चाइना की तरफ थी। तो देखिए, जब इस तरह से 2, 3, 4 इस तरह से कंपनीज जब आने लगेंगी या आने लग गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर मज़ीद आएंगे। और चाइना को अभी से ही धड़का लग चुका है कि मतलब है कि एक वक्त, अच्छा हर चीज़ का एक दौर होता है, एक दौर होता है। तो अगर हुक्मरानी का भी एक दौर होता है ना। हाँ, अच्छा, तो कंट्रीज़ को इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना उनकी ज़रूरत है। अच्छा, मुझे यूएस का तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को यूज़ करना चाहता है। अच्छा, रशिया का इसमें नहीं था, मेरे ख्याल में रशिया का था। नहीं, रशिया ने बहुत अरसे तक मतलब इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हैं, भी रशिया का साथ दिया, ऐसी बात नहीं है, और रहे हैं और हैं, ये है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की जो बात हो रही थी, नॉर्थ कोरिया के बारे में पता नहीं आपको शायद पता है या नहीं पता, दुनिया का सबसे अजीबोगरीब देश, सबसे अजीबोगरीब देश है। और वो इस तरह का है कि तो वो इतना मतलब कनेक्टेड क्यों नहीं है दुनिया से, क्यों नहीं मिलता? उसकी अपना एक मतलब उसका जो है ना बादशाही निज़ाम है, उसका जो मतलब जो बादशाह है, सल्तनत बादशाह, हाँ, तो वो मतलब वही है। ना हुआ इलेक्शन है, ना हुआ कोई और जमात आ सकती है, ना कोई, मतलब यूँ समझ लें इन शॉर्ट कि वहाँ पर कोई शख्स उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। मतलब वहाँ पे ये एक सिस्टम है, अलग ही सिस्टम है, दुनिया से हट तो आपको क्या लग रहा है कि कोरिया की इंटेंशंस इंडिया को लेकर पॉजिटिव है या फिर मफाद जुड़ा है? देखिए, उनका जो उन्होंने देखे इंडिया जो है एक, यूँ समझ ले, मैं इन शॉर्ट कहूँ कि इंडिया इस दुनिया की ज़रूरत बन चुका है। उन्होंने कहा चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब अब इंडिया है। और देखें, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो फाइनेंस को देखने वाले या ग्रोथ को देखते हैं या दुनिया के हालात पे नज़र रखते हैं, हर कंट्री में होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो वो एक्सपर्ट लोग जब सर जोड़ के बैठते हैं ना आपस में, तो वो फिर बाकायदा कंट्रीज़ का आइडिया लगाते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ जा रहा है, कुछ अरसे बाद किस कंट्री की क्या पोजीशन होगी। तो उसमें मेरे ख्याल में 100% कंट्रीज़ को इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ चीज़ ये, मुझे जो मतलब मैं मुद्दा समझ में आ रहा है वो ये कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक्सपोर्टर, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है हर चीज़, यानी कि एक सुई से लेकर, जैसे चाइना के बारे में हम सुनते थे, सुई से लेकर जहाज़ तक चाइना बना रहा है, मिलिट्री के हवाले से भी इसी तरीके से हम इंडिया को भी देख रहे हैं कि वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, हर मैदान में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर खुद भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और प्लस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये नॉर्थ कोरिया और ये जो दूसरे देश है, ये यूएस हो गया, ये दूसरे देश हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद इसीलिए जुड़े हुए। आपने देखा ना, ये मेडिसिन्स के हवाले से इंडिया ही पूरी दुनिया की एक फार्मेसी है। अच्छा, आपने ट्रेन्स के हवाले से देखा कि दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीपेस्ट ट्रेन्स बना रहे हैं, सिलिकॉन वैली बनने वाला है आने वाले वक्तों में। अच्छा, इंडिया में इतनी अच्छी एजुकेशन है या इतना एजुकेशन पे फोकस है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आईटी से रिलेटेड या एक्सपर्ट जो लोग हैं, यंग लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। पूरी दुनिया की कंपनीज को संभाला हुआ है। यूके और यूएस में मैं देख रही हूँ कि पढ़ते इनके स्टूडेंट, यानी इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा वो है। उसकी वजह यही है ना कि जब वो अपने कंट्री में तालीम हासिल करते हैं, मज़ीद तालीम के लिए बाहर भी जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाते हैं, जिससे उनको फंडिंग होती है और उनको फ़ायदा होता है। तो वो तभी मुंह पर आकर दुश्मनी नहीं मोल सकते। अच्छा, इसराइल का बहुत अच्छा ताल्लुक है।
इसराइल का, अच्छा इसराइल का पाकिस्तान के साथ और अच्छा। पाकिस्तान का इंडिया के साथ, ये इसराइल का और इंडिया का वो वाला मामला है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैसे? इंडिया के साथ, यानी कि यूँ समझ ले कि पाकिस्तान और इंडिया अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और इसराइल के से भी पाकिस्तान पाकिस्तान से नहीं है अच्छे तो ताल्लुक। फिर इंडिया के इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक और रशिया से पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं है, नहीं है ना, बस बहुत नॉर्मल। अच्छे नहीं है। हाँ। अमेरिका से भी बहुत अच्छे, वही वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ मफादात, एक दूसरे से मफादात। अच्छा, बहुत अरसे तक पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, जुड़ा रहा है, ठीक है ना, फिर ये अफगानिस्तान वाले मामले की वजह से फिर ताल्लुकात ख़राब हुए। अच्छा, कभी मैंने बीच में सुना था कि यूएस के इतने ज़ेर असर था अभी बीच में पाकिस्तान के कठपुतली की तरह, वो जो कहता था ये करता था। थोड़े सालों पहले हम चले जाएं तो मैंने ये सुना था कि यूएस से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, बहुत ज़ेर असर था पाकिस्तान, हमारा मतलब उसकी हर बात माना करता था वो इसको मैं इस तरह कहूँ कि अगर 10-15 साल पीछे चले जाएं, हाँ, ये मैं कहना तो चाह रही हूँ। हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे अपनी कंट्री की कोई गवर्नमेंट या कुछ भी नहीं है, हमें चलाने वाला अमेरिका है। अमेरिका एक बच्चे की ज़बान पे ये अल्फाज होते थे कि जो अमेरिका से ऑर्डर आएगा हमारे मुल्क में वो तो चलेगा। अब ये चीज़ बहुत कम हो गई, अब बहुत कम हो गया, वैसा नहीं है। अब मामलात, कुछ और हो गए। दुनिया के हालात वक्त के साथ साथ चेंज होते बदलते रहे, रहते हैं। और इस वक्त जो है ना, इस वक्त एक तो कोविड आया, ठीक है, इस वक्त यूँ समझ लें कि पहले तो एक होता था ना कि सालों साल का ताल्लुकात अच्छे रहते थे, इस वक्त तो ऐसी तेज़ी से कंडीशनें चेंज हो रही हैं कि एक छोटा सा वाक़या हो जाए ना, उस वाक़े से ही 2 कंट्री के मामला चेंज हो जाते हैं, यानी महीनों के अंदर अंदर मामला चेंज। अच्छा, पहले ये भी था कि इतनी मतलब ये मीडिया नहीं था, इतनी ज़्यादा इंटरनेट वगैरह का यूजेज नहीं था, तो लोगों को सही मामलात पता भी नहीं चलते थे, लोग बेखबर भी रहते थे। अब तो बच्चे को करंट अफेयर्स के बारे में पता होता है, चीज़ों का पता होता है कि इस कंट्री के साथ हमारे मामलात ये चल रहे हैं, इस कंट्री के साथ ऐसा हो गया, अच्छा, ये किस इंसिडेंट कंट्री इसके साथ हो में गया है, क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या हो बनता रहा है, ये भी पता होता उसकी है। वजह ये कि लोग कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्टिविटी हो गए बहुत ज़्यादा हो बिल्कुल। गई है। अच्छा, इंडिया वाला मामला जो है, वो इंडिया का मामला जो है, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया जो है एक ऐसा देश है जो अपने आसपास काफ़ी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात है, सिवाय पाकिस्तान के, चाइना के, दूसरे जो छोटे मतलब देश neighbors countries जो हैं, हैं। जितने भी छोटे देश हैं उनके ऊपर उनकी जो, हालांकि इंडिया बहुत बड़ा है तो इंडिया की एग्रेशन वाली पॉलिसी नहीं है। कौन से कंट्रीज से आसपास जो छोटे कंट्रीज हैं, अच्छे दोस्ताने ताल्लुकात। मैंने ये सुना है श्रीलंका के साथ भी बहुत सपोर्ट बहुत अच्छे करता है, ताल्लुकात। बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अगर अच्छा। उसके साथ कुछ नाजायज हो, कुछ गलत हो। ये अच्छा, मैंने इंडिया की बड़ी एक बात है, बड़ी देखी बात है ये। दूसरी कंट्रीज, मैंने यूएस वगैरह को देखा है कि भाई आपका मामला है, आप देख लो, ठीक है, हम बीच में नहीं आ रहे, आपको जो करना है करो। लेकिन मैंने इंडिया को देखा है सही को सही और गलत को गलत कहने की बड़ी बात है। मतलब हिम्मत रखता है, बहुत बड़ी बात बड़ी होती है, बात ठीक है। मैंने काफ़ी सुना कि श्रीलंका को भी बहुत सपोर्ट करता है, गलत होता है, नाजायज़ होता है, बोलता है, बिल्कुल। और दूसरी कंट्रीज़ को भी बहुत सपोर्ट करा। अभी नहीं, 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, ऐसा हुआ। तो खैर, एक दोस्तों बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।